वो आदमी जिसने मेरे बाल काट दिए। मेरा नाम जूडिथ ली है और मैं एक शिक्षिका हूँ। मैं बहरे और गूंगे लोगों को पढ़ाती हूँ और मैं उन्हें ओठ पढ़कर सिखाती हूँ। जब लोग कोई शब्द कहते हैं तो वे सभी अपने होठों को उसी तरह हिलाते हैं। इसलिए यदि आप उन्हें ध्यान से देखते हैं तो आप जान सकते हैं कि वे क्या कह रहे हैं। मेरे पिता ओठ पढ़ना सिखाने वाले लोगों में से एक थे। मेरी माँ बहरी थी लेकिन वह ओठ पढ़ सकती थी, इसलिए ओठ पढ़ना हमेशा मेरे जीवन का हिस्सा रहा है। और क्योंकि मैं हमेशा ऐसा करने में सक्षम रही हूँ, इसलिए मैं एक साहसी कार्य में एक भूमिका निभाने में भी सक्षम थी, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब यह हुआ तब मैं 13 साल की थी। मेरे माता पिता दूसरे देश जा रहे थे और मैं एक छोटे से गांव में एक छोटे घर में रह रही थी, जिसके मालिक हम थे। श्रीमती डिक्सन हमारी नौकर, वह मेरे साथ रह रही थी। एक दिन मैं कुछ दोस्तों से मिलकर ट्रेन से घर लौट रही थी। मेरे सामने 2 लोग बैठे थे, एक पुरुष और एक महिला। औरत मेरे घर से थोड़े ही नजदीकी एक स्टेशन पर उतरी। तब एक मनुष्य भीतर आया और उसके पास जाकर बैठा जो आदमी पहले से बैठा था। उन्होंने कुछ मिनटों के लिए चुपचाप बातें की और वो जो कह रहे थे वह सुनना असंभव था, लेकिन मैं उनके चेहरे देखकर ही पढ़ सकती थी। मैं एक पत्रिका पढ़ रही थी और मैंने ऊपर देखा और देखते ही मैंने देखा कि वो पहला आदमी कुछ कह रहा था जिससे मुझे आश्चर्य हुआ। मार्टिल कॉटेज, उसके सामने के बगीचे में एक बड़ा मेहंदी का पेड़ है। दूसरे आदमी ने धीमी आवाज में कुछ कहा, लेकिन उसका चेहरा मुझसे उल्टा था। पहले ने उत्तर दिया और मैंने उसके ओठ फिर से पढ़े। उसका नाम कॉलगेट है और वो इसे गर्मी के घर के रूप में इस्तेमाल करता है। उनके पास इंग्लैंड में कुछ सबसे बेहतरीन पुरानी चांदी है। दूसरे आदमी ने सिर हिलाया और मोड़ा ताकि मैं उसका चेहरा देख सकूं। मैंने उसे कहते देखा, पुरानी चांदी नई चांदी से कुछ बेहतर नहीं है, आप केवल उसे पिघाल सकते हैं। पहले आदमी का चेहरा लाल हो गया। केवल इसे पिघाल सकते हैं? मूर्ख मत बनो, मैं सारी चांदी अच्छे दामों पर बेच सकता हूँ और उस घर में रखी चांदी की कीमत 1000 पाउंड से भी अधिक होनी चाहिए और कम से कम 100 के करीब का चांदी का पवित्र स्तंभ है। दूसरे आदमी ने मेरी तरफ देखा जब मैं उसके दोस्त को बोलते हुए देख रही थी। उसके सुनहरे बाल थे और नीली आंखें थी। वह बच्ची हमें देख रही है, वह फुसफुसाया, ध्यान से। मैं उन नीली आंखों की नजर से डर गई थी। पहले आदमी ने कहा, उसे देखने दो, वह हमें नहीं सुन सकती। मैं उनके साथ अकेली थी और मैं काफी छोटी थी, इसलिए मैंने उनकी बातचीत को देखने की बजाय अपनी पत्रिका को वापस देखा। मैं मार्टिल कॉटेज को जानती थी क्योंकि ये हमारे घर से बहुत दूर नहीं था, और मैं मिस्टर कॉलगेट को भी जानती थी और उनके पुराने चांदी के बारे में भी। मैं उस चांदी के स्तंभ के बारे में भी जानती थी जिसके बारे में 2 लोग बातें कर रहे थे, और मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्हें इसमें इतनी रुचि क्यों है। मैं बहुत छोटी थी, मैंने सोचा नहीं था फुसफुसाते हुए बोलने वाले वो 2 आदमी ईमानदार नहीं हो सकते। वे दोनों हमारे गांव से पहले वाले स्टेशन पर उतरे। उस शाम मैं चाय के बाद श्रीमती डिक्सन को बताए बिना टहलने गई। जैसे मैं चल रही थी तब मैं मार्टिल कॉटेज के पास से गुजरी। वह छोटा था और उसके पास कोई घर नहीं था। मुझे पता था कि मिस्टर कॉलगेट कहीं दूर गए हैं, लेकिन जब मैं बगीचे में गई तो देखा कि सामने वाले कमरे की खिड़की खुली थी। मैंने अंदर देखा और मैंने जो देखा उससे मैं बहुत हैरान हो गई। कमरे में ट्रेन में बैठा पहला आदमी था। मिस्टर कॉलगेट की सारी चांदी उसके सामने टेबल पर थी और वह चांदी का स्तंभ पकड़े हुए था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह क्या कर रहा था, मुझे क्या करना चाहिए। मैं अभी भी यही सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। उतने में किसी ने मेरा गला पकड़ा। अगर तुमने आवाज की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मेरे कान में किसी ने बोला। विश्वास करो, मैं मारूंगा। वह ट्रेन में जो दूसरा आदमी था वो था। उसने मुझे पहचान लिया। ये ट्रेन वाली लड़की है, उसने कहा। पहला आदमी खिड़की पर आया। क्या हो रहा है, उसने पूछा। यह बच्ची कौन है जिसे तुमने पकड़ा है?
दूसरे आदमी ने मेरे चेहरे को आगे की ओर ढकेला। क्या तुम देख नहीं सकते? मुझे पता था कि वो सुन रही थी। वह हमें ट्रेन में नहीं सुन सकती थी, पहले आदमी ने कहा। कोई हमारी फुसफुसाहट कैसे सुन सकता है? उसे मुझे दे दो। मुझे खिड़की से अंदर दिया और उस आदमी ने मेरा गला पकड़ा। तुम कौन हो? वह जानना चाहता था। अगर तुम चिल्लाओगी तो मैं तुम्हारा सिर सीधे तुमसे अलग कर दूंगा। मैं हिली या कुछ बोली नहीं। उसका गला काट दो, दूसरे आदमी ने कहा और टेबल पर रखा चांदी के हैंडल का भयानक दिखने वाला चाकू साथ ले आया। रुको, उसके दोस्त ने कहा। उसने अपने बैग से रस्सी निकाली। फिर उन्होंने मुझे एक कुर्सी पर ढकेल दिया और मेरे हाथ और पैर के चारों ओर रस्सी बांध ली। उन्होंने मुझे बोलने से रोकने के लिए मेरे मुंह पर कुछ बांध दिया। नीली आंखों वाला आदमी चाकू लेकर मेरी ओर बढ़ा। मुझे यकीन था कि वे मेरा गला काटने वाला था, परंतु उसने मेरे लंबे बाल एक हाथ में ले लिए और उस भयानक छुरी से मेरे सारे बाल काट डाले। मैंने जितना सोचा था, मुझे उससे कहीं ज्यादा गुस्सा आया था। मैं उस चाकू को लेना चाहती थी और उसमें ढकेलना चाहती थी। मेरे लंबे बाल मेरे लिए किसी भी चीज से अधिक मूल्यवान थे, और सिर्फ मेरे प्यार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी माँ को उनसे बहुत प्यार था। उनसे उन्हें बहुत खुशी होती और वह अक्सर मुझे बताती थी कि वह कितने सुंदर थे। और अब इस आदमी ने मुझे बहुत भयानक तरीके से लूट लिया था। उसी समय मैं उसे मारना चाहती थी। उसने मेरे ही बालों से मेरे पर वार किया। मुझे इसे काटने में देर नहीं लगी, उसने कहा, लेकिन तुम हिलने की कोशिश करती हो तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। पहले आदमी ने कहा, उसे अकेला छोड़ दो, वह नहीं हिल सकती और वह आवाज नहीं कर सकती। यहाँ आओ, मेरी मदद करो। नीले आंखों वाले आदमी ने मेरे बालों को मुझ पर गिरा दिया। तब वे दोनों मिस्टर कॉलगेट की चांदी को एक बड़ी थैली में भरने लगे। तभी मुझे एहसास हुआ कि वे इसे चुरा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। नीली आंखों वाला आदमी बैग लेकर खिड़की के ओर गया। पहले आदमी ने उसके बाहों पर हाथ रखा और मैंने उसे फुसफुसाते हुए देखा। क्या तुम्हें योजना याद है? नीली आंखों वाला आदमी अपना मुंह दूसरे आदमी के कान के पास ले गया। मैंने उसके ओठ देखे। जैसे ही उसने कहा कॉटरल, क्लॉक रूम, विक्टोरिया स्टेशन, ब्राइटन रेलवे, मुझे पता था कि वो शब्द महत्वपूर्ण थे, इसलिए मैंने उन्हें ना भूलने का अपने आप को वादा किया। वह खिड़की से बाहर निकला और उसका बैग उसे ले गया। वह मेरी ओर मुड़ा और बोला, माफ करना, मैं तुम्हारे बालों का एक टुकड़ा नहीं ले सकता। शायद मैं कुछ लेने वापस आऊं। उसके बाद वह चला गया और मेरे भीतर कोप भड़क उठा। उसके दोस्त ने मेरी तरफ नहीं देखा। उसने अपना बैग लिया और दरवाजे से बाहर चला गया। मुझे नहीं पता कि उनके साथ बाद में क्या हुआ। मैं अकेली रह गई थी उस सारी रात के दौरान। मुझे डर नहीं लगा, लेकिन रस्सी से मेरे हाथ पैर में चोट लग गई। मैंने शब्दों को दोहराया, कॉटरल, क्लॉक रूम, विक्टोरिया स्टेशन, ब्राइटन रेलवे। मुझे यकीन था कि वे महत्वपूर्ण थे। मुझे उस रात नींद नहीं आई। सुबह हो गई। मैंने सोचा, श्रीमती डिक्सन क्या कर रही होगी? क्या वो मुझे ढूंढ रही होगी? मेरे कुछ दोस्त थे जो 3-4 मील दूर रहते थे। कभी कभी मैं घर पे बिना किसी को बताए रात को उनके साथ रुक जाती थी। क्या श्रीमती डिक्सन को लगा होगा कि मैं उनके साथ हूँ? पता नहीं क्या समय था जब मैंने बाहर पैरों की आवाज सुनी। दिन लगभग खत्म हो गया था, ऐसा लग रहा था। मैंने खुली खिड़की को देखा और अचानक एक चेहरा दिखाई दिया। वे मिस्टर कॉलगेट थे। जूडिथ, उन्होंने कहा। जूडिथ ली। वह एक जवान आदमी नहीं थे, लेकिन वह उस खिड़की के माध्यम से एक लड़के के जैसे चढ़कर अंदर आ गए। उन्होंने अपने जेब से चाकू निकाला और मेरे हाथ और पैर के चारों ओर से रस्सी को काट दिया। फिर उन्होंने मेरा मुंह खोल दिया और अंत में मैं कुछ बोल सकी। कॉटरल, क्लॉक रूम, विक्टोरिया स्टेशन, ब्रिक्टन रेलवे, मैंने कहा। फिर मैं मिस्टर कॉलगेट के बाहों में गिर गई। बाद में मुझे कुछ याद नहीं जब तक मैं बिस्तर पर उठ गई। श्रीमती डिक्सन बाजू में खड़ी थी। उनके साथ डॉक्टर स्कॉट, मिस्टर कॉलगेट और पियर्स, गांव के पुलिस, और उनके साथ एक आदमी था। मुझे बाद में पता चला कि वह एक जासूस था। मैंने देखा कि मैं मार्टेल कॉटेज के एक रूम में थी और बिस्तर पर उठकर बैठी और सब कुछ याद किया। उसने लंबे चाकू से मेरे बाल काट दिए
मेरा सिर अजीब लगा। मैंने आईना मांगा। फिर वो नीले आंखों वाले आदमी ने जो काम किया वो देखकर और गुस्सा हो गई। इससे पहले कि कोई मुझे रोक पाता, मैं बिस्तर से कूद गई। कॉटरल, क्लॉक रूम, विक्टोरिया स्टेशन, ब्राइटन रेलवे। मैंने कहा, मेरे कपड़े कहाँ है? पहले तो उन्हें लगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन फिर मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। कॉटरल, क्लॉक रूम, विक्टोरिया स्टेशन, ब्रिकटन रेलवे। मैंने फिर से कहा, यहाँ पर मैं उस आदमी को पकड़ने जा रही हूँ जिसने मेरे बाल काटे, और अगर हम जल्दी नहीं जाते तो हमें बहुत देर हो सकती है। मिस्टर कॉलगेट सहमत थे। वह अपनी चांदी वापस पाना चाहते थे, जितना मैं उस आदमी को ढूंढना चाहती थी जिसने मेरे बाल काटे। इसलिए हम पहली ट्रेन से लंदन गए जो हमें मिली। मिस्टर कॉलगेट, जासूस और लगभग बिना बालों वाली बच्ची। हम विक्टोरिया स्टेशन पहुंचे और क्लॉक रूम गए। क्या यहाँ कॉटरल के नाम से कोई पार्सल है? जासूस ने पूछा। कॉटरल के नाम का एक आधे मिनट पहले ही ले गया है, क्लॉक रूम वाले ने जवाब दिया। क्या तुमने उसे वहां से जाते हुए नहीं देखा? वो देखो, वो वहां है, कोई उससे बात कर रहा है। मैंने एक आदमी को पार्सल ले जाते देखा, और मैंने उस आदमी को भी देखा जो उससे बात कर रहा था। ये वो आदमी है जिसने मेरे बाल काटे। मैं चिल्लाई और जितनी तेजी से जा सकती मैं उसकी ओर दौड़ी। उसने चारों ओर देखा और मुझे देखा, और उसे महसूस हुआ कि मैं कौन हूँ। वह भागने से पहले पार्सल वाले व्यक्ति से फुसफुसाया। मैंने स्पष्ट देखा कि उसने क्या कहा। बेंटेक्स 13 हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के यहाँ, ये शब्द थे। और फिर वह मुड़ा और भाग गया। मिस्टर कॉलगेट और जासूस मेरे करीब थे। पार्सल वाले आदमी ने हमें देखा और उसने पार्सल गिरा दिया और भाग गया। हम उसे नहीं पकड़ पाए, और ना ही मेरे बाल काटने वाले को। स्टेशन लोगों से भरा हुआ था। ट्रेन से उतरने वाले लोग थे। इससे दोनों पुरुषों को भागने में आसानी हुई। लेकिन हमें पार्सल मिल गया। वह इतना बड़ा नहीं था कि मिस्टर कॉलगेट की चांदी उसमें समा सके, लेकिन जो इसमें था उससे सब आश्चर्य हुए। गहने उन्हें लंदन के जासूस के पास दिए। उन्होंने कहा गहनों की ओर देखते कि ये डेचिट की रानी के गहने हैं। पूरे यूरोप की पुलिस इनकी तलाश कर रही है। क्लॉक रूम का आदमी हमारे साथ था। ये पार्सल लगभग 1 महीने से हमारे पास है, उसने कहा। जिस व्यक्ति ने इसे निकाला उसने 27 दिन के लिए भुगतान किया। काश मैं उसे पकड़ पाता, लंदन के जासूस ने कहा। मेरे पास 1 या 2 शब्द थे जो मैं उनसे कहना चाहती थी। मुझे लगता है कि मुझे पता है तुम उसे कहाँ पा सकते हो, मैंने कहा। पेंटेक्स 13 हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के पास। पेंटेक्स कौन है? जासूस ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने कहा, परंतु मैंने उस पुरुष को देखा जिसने मेरे बाल काटे थे। उसके भाग जाने से पहले उसने ये बातें फुसफुसाई। तुमने उसे फुसफुसाते हुए देखा? लंदन के जासूस ने दूसरों को देखा। उसका कहने का क्या मतलब है? युवती, तुम 15 मीटर दूर थी। आप उसे फुसफुसाते हुए कैसे सुन सकती हो? मैंने ये नहीं कहा कि मैंने उसे फुसफुसाते हुए सुना, मैंने जवाब दिया। मैंने कहा कि मैंने उसे देखा। एक व्यक्ति क्या कह रहा है ये जानने के लिए मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। जूलियत एक उत्कृष्ट लिप रीडर है, मिस्टर कॉलगेट ने कहा। उन्होंने समझाया, लेकिन दूसरों को विश्वास करना मुश्किल था। तो तुमने उसे फुसफुसाते हुए क्या देखा? जासूस ने पूछा। मैं तुम्हें बताऊंगी। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? मैंने कहा। जासूस हंसा। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों। उसे समझ नहीं आया कि मैं अपने बालों को लेकर कितना गुस्से में थी। ठीक है, उसने कहा, आप आ सकती है। अब मुझे बताओ, तुमने उसे फुसफुसाते हुए क्या देखा? इसलिए उसे मैंने फिर से बताया और उसने लिख लिया। मैं हार्वर्ड स्ट्रीट जानता हूँ, लेकिन मैं मिस्टर बेंटेक्स को नहीं जानता, उन्होंने कहा। पहले मैं कुछ मदद के लिए एक संदेश भेजूंगा, फिर हम मिस्टर बेंटेक्स के पास जाएंगे। अगर कोई मिस्टर बेंटेक्स है। हम चारों एक टैक्सी में गए, 2 जासूस, मिस्टर कॉलगेट और मैं। कुछ देर बाद टैक्सी एक गली के कोने पर रुकी। यह हार्वर्ड स्ट्रीट है, लंदन जासूस ने कहा। हम बाकी रास्ते चल सकते हैं। हम दरवाजे के बाहर रुकना नहीं चाहते थे। वे अनुमान लगा सकते हैं कि हम कौन हैं। यह दुकानों से भरी हुई गली थी। 13वें नंबर की दुकान पर सेवर और अन्य कीमती चीजें थी। बेंटेक्स नाम खिड़की के ऊपर था। जैसे ही हम दुकान पर पहुंचे,
एक टैक्सी उसके बाहर रुकी और 5 आदमी बाहर निकले। लंदन के जासूस ने उन्हें पहचान लिया और वह प्रसन्न नहीं दिखे। अब हमारी यात्रा कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। उन्होंने कहा, चलो जल्दी अंदर चलते हैं। और हम भीतर गए, पहले जासूस और मैं उनके पीछे। दुकान की दूसरी तरफ 2 युवक एक साथ खड़े थे। जब उन्होंने हमें देखा, मैंने एक कानफूसी देखी। वे जासूस है। खतरे की घंटी बजाओ। वे खतरे की घंटी बजाने वाले हैं, मैं चिल्लाई। दूसरी टैक्सी के आदमी भी जासूस थे। वे फुर्ती से अंदर आए और उन दोनों युवकों में से एक को पकड़ लिया। दुकान के अंत में एक दरवाजा था जिसे लंदन के जासूस ने खोला। सीढ़ियां, उन्होंने कहा, हम ऊपर जाएंगे। आप लोग यहाँ तब तक प्रतीक्षा करें जब तक हमें आपकी जरूरत ना हो। मैंने सीढ़ियों तक उनका पीछा किया। ऊपर 2 और दरवाजे थे। मैं उनमें से एक के पीछे से आवाज सुन सकती थी। लंदन के जासूस उसकी ओर चले गए और वह दरवाजा खोलकर भीतर गए और मैं उनके पीछे छिपी थी। वह कई आदमी थे, लेकिन मुझे केवल एक में दिलचस्पी थी। वह एक टेबल की दूसरी ओर खड़ा था। वो आदमी है जिसने मेरे बाल काटे। मैं रोई। वो पहले तो ऐसा लग रहा था जिसने भूत देख लिया हो, लेकिन फिर उसने कहा, काश मैंने तुम्हारा गला काट दिया होता। पुलिस ने सभी चारों को पकड़ लिया। वे पूरी दुनिया में अन्य डकैतियों के लिए वंचित थे। मिस्टर कॉलगेट को उनकी चांदी वापस मिल गई। मिस्टर बेंटिक्स, जो दुकान के मालिक थे, वे चोरी के गहने खरीदने और बेचने वाले थे। उसे और उस कमरे के अन्य सभी पुरुषों को जेल भेज दिया गया। मेरे बालों को फिर से लंबे होने में कई साल लग गए और यह पहले की तरह कभी नहीं बढ़े। हर बार जब मैं आईने में देखती तो मेरा कुछ गुस्सा लौट आता, परंतु मेरे बाल काटने वाला मूर्ख था। इससे पहले कि वो उसे काटता, उस रस्सी ने मुझे बुरी तरह चोट पहुंचाई और मुझे उसकी और उसके दोस्त की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन उसके बाल काटने के बाद मैं वास्तव में बहुत गुस्से में थी और इसीलिए मैंने उनकी हर हरकत पर नजर रखी।